एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर से सभी लोगों का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 6 में सभी लोगों का बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 का कैपेसिटर। तो आज हम लोग कैपेसिटर के विषय में पढ़ेंगे। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कैसे करता है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, कैपेसिटर कितनी तरह से होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो ये कैपेसिटर के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैपेसिटर के विषय में। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर तो देखिए, कैपेसिटर एक तरह से जनरली क्या होता है, कैपेसिटर एक तरह से कंडेंसर होता है। जैसे फैन ऑन में आपने देखा होगा, फैन ऑन में जो कंडेंसर लगा रहता है तो क्या होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एक तरह से कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर ही बोलिए चाहे कैपेसिटर बोलिए इसको। तो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, वेरी हाई करंट देता है। इसमें करंट जो होता है 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच में होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा फैन, मोटर, कैमरा, फ्लैश जो 25 एम्पियर देता है। तो एक 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच में होता है। इसमें आपका होता है फैन, मोटर और कैमरा, फ्लैश। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। स्टोर करके सडनली अचानक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यही आता है, एक तरह से इसको कैपेसिटर बोलिए चाहे कंडक्टर बोलिए। तो ये आपका होता है कैपेसिटर। और जो सेल और देखे होंगे आपने, बैटरी में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। पहले बैटरी होता है, बैटरी जो सेल होता है इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी आपका धीरे धीरे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर के विषय में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वही। पहले कैपेसिटर को कैपेसिटर बोलते हैं, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको कई नामों से आता है। इसमें जो एम्पियर करंट होता है 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच होता है। तो देखिए, जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस requires very high current 25 amperes to 50 ampere to start them static function like fan, motor, camera, flash। ये 25 एम्पियर से करंट चाहिए। तो क्या करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो जिसको बहुत हाई करंट चाहिए। इसमें आपका है फैन, मोटर, कैमरा, फ्लैश। इसके बाद क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट्स एट वंस या सडनली बोल सकते हैं। स्टार्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट्स एट वंस सडनली। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर होते हैं इसमें मोटर, फैन, कैमरा, फ्लैश सब होता है। अब इसका डिफिनेशन लिखना होगा। तो देखिए, डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, ए कैपेसिटर
is a device that stores electrical energy in an electric field. It is passive electronic component with two terminals. The effect of a capacitor is known as capacitance. तो इस तरह से क्या है, एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. It is passive electronic component with two terminals. The effect of a capacitor is known as capacitance. तो इस तरह से आपका कैपेसिटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा. अब कैपेसिटेंस के विषय में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस के विषय में. कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस के विषय में क्या होता है, कैपेसिटी ability to hold electrical energy or electrical charge, that is कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V. इसकी यूनिट ये हो जाएगा कूलम्ब, ये हो जाएगा वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फैराड. ये हो जाएगा आपका चार्ज वोल्ट. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा CV. इस कंडीशन में अगर किसी भी टर्मिनल में अगर वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो उसका चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q प्रोपोर्शनल V. अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा. इसका मतलब दोनों ही दूसरे में वेरी करते हैं. यहाँ पर C क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो उस क्या है, उस चीज का क्या है, कैपेसिटर है. तो कैपेसिटर का मतलब क्या है कि द कैपेसिटी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इसकी यूनिट हो जाती है फैराड, कूलम्ब पर वोल्ट या फैराड. तो नोट कर लीजिए इतना. तो इसके बाद इसी में आगे बता रहे हैं. देखिए उसी में आगे है स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर. स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर. इसका कहने का मतलब है कि जो भी आपका कोई भी अगर मान लेते हैं कोई स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है O, इसके चार्जेस सरफेस पे क्या है, प्लस है. इसके सरफेस पे चार्जेस प्लस है, इसका रेडियस क्या है, R है. अगर सपोज कर लेते हैं किसी समय इसका चार्ज क्या है, Q है. अब इस Q चार्ज को इनफाइनाइट से क्या करता है, एक्सटर्नल वर्क रीजन के थ्रू वर्क करके ला रहे हैं. तो इसका वोल्टेज क्या होता है, V होता है. तो जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल रिएक्टेंट अपॉन के चार्ज पर यूनिट. तो मतलब जो इसका चार्ज होगा बहुत छोटा पार्ट होगा.
चार्ज जो Q है उस Q का क्या हो जाएगा, बहुत छोटा पार्ट। तो यही आपका इसका वोल्टेज हो जाएगा कि जब वोल्टेज जो होगा वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन के पर यूनिट चार्ज, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा। अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर में कंडक्टर जो है इसके हम बात करेंगे, इसके आपका कैपेसिटर की बात की। तो जनरली हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि कोई स्फेयर है उसमें चार्जेस अगर मान लेते हैं +Q है, उसका रेडियस R है, तो इस सरफेस पे जो वोल्टेज होगा, इसके सरफेस पे जो वोल्टेज होगा V = हो जाएगा KQ/R, ये आप जानते हैं। अब जबकि कैपेसिटर C बाय डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटर C = Q/V, यहाँ से V की जो वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिए। C = हो जाएगा आपका Q/V की वैल्यू KQ/R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, C = हो जाएगा R/K। बट वी नो दैट, आई होप, K = 1/K 4πε0। तो यहाँ पर 1/K है, 1/K की वैल्यू क्या हो जाएगी 4πε0। तो यहाँ से C = हो जाएगा 4πε0R। तो यहाँ से यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि जो C प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन उसके परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर, और C प्रोपोर्शनल R रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर C आपका डिपेंड कर रहा है, जो कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटर है उसका कंडक्टर का एज है जो, वो डिपेंड कर रहा है डायमेंशन ऑफ मीडियम, किस मीडियम में रखा हुआ है, और उसके स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये डिपेंड करता है, अब इसी पे क्या है क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए रेडियस ऑफ कैपेसिटेंस 1 मीटर, कैलकुलेट द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ स्फीयर। कैलकुलेट करना है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, तो इसके आधार पर उसका रेडियस देखिए दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया है कितना 1 मीटर। फार्मूला होता है C = 4πε0R, और इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी C = 1/9 × 10⁹ × 1। हे, आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/9 × 10⁹। इसका मतलब कि 1.1 × 10⁻10 फैरेड, ये इसका मान हो जाएगा। अगर माइक्रो फैराड में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा C = 1.1 × 10⁻4 माइक्रो फैराड। इसकी यूनिट बताया थे फैराड या वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। तो इस तरह से किसी स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल का कैपेसिटर या कंडक्टर आप निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए,
देखिए उसी में अगला हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसका मतलब कि क्या है कि मान लेते हैं कोई स्फीयर है, इसके सरफेस का चार्ज आपका प्लस है, स्फीयर है, इसके सरफेस का चार्ज आपका प्लस है, प्लस क्यू, इसका रेडियस क्या है आर है, इसके कैपेसिटेंस आपका सी है और चार्ज क्या है क्यू। इधर कोई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे जो चार्ज है आपका डी क्यू है। अब जब ए इनफाइनाइट चार्ज है, इस इनफाइनाइट चार्ज को एक्सटर्नल वर्क करके क्या लाएंगे इस स्फीयर के पास। तो जो एक्सटर्नल वर्क क्या करना है, एक्सटर्नल वर्क करेंगे एजेंट ऑफ ब्रिंकिंग ऑफ डी क्यू एलिमेंट, वही आपका पोटेंशियल होगा। मतलब फाइनल अगर मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल V इंफिनिटी है, यहाँ पोटेंशियल V है, तो जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का होगा फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल बाई पर यूनिट चार्ज। तो इसका कहने का मतलब लिखेंगे लेटेस्ट स्फीयर ऑफ सेंटर O, रेडियस R, चार्ज Q, कैपेसिटर C, पोटेंशियल क्या है V, एंड एक्सटर्नल वर्क एजेंट ऑफ चार्ज dq ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे वर्क डन by external agent to bring each charge dq elements, each charge of dq elements from infinite to this sphere. Work done by external agent to bring each charge dq elements from infinite to this sphere. अब यही स्फीयर क्या करेगा एनर्जी को स्टोर करेगा। Spheres the energy is stored in from potential energy work done to bring charge dq from infinite to sphere, चार्ज Q, पोटेंशियल V और कैपेसिटर C। तो यहाँ से जो इसकी चार्ज वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई C। अब देखिए इसको इतना नोट करिए, जब तक इंक हम डाल लेते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या, V माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन dw अपॉन के चार्ज dq। अब क्या होगा V इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी 0, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dw अपॉन के dq। यहाँ से dw की वैल्यू हो जाएगी V d।
ये वर्क डन हो जाएगा dw की वैल्यू। अब इसी वर्क डन के लिए पूरी एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, तो इसके बाद लिखेंगे द एक्सटर्नल वर्क डन ऑफ होल स्फीयर, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू dw। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा। इसका मिनिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम तो Q होगा, मिनिमम क्या होगा 0, तो 0 से Q तक। इसका मतलब हो जाएगा 0 से Q, dw की वैल्यू वही जो निकाले हैं v dq। v की वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, ये हो जाएगा Q 0 Q बाई C dq। तो यहाँ से हो जाएगा 1/c Q 0 Q dq। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1/c, ये हो जाएगा Q²/2। लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2c Q²। इसका मतलब ये वर्क डन एक्सटर्नल जो हो जाएगा आपका वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/2c Q²। यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं इसमें। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स या क्वालिटी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI की वैल्यू हो जाएगी Q²/2c। तो वर्क डन कहिए चाहे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहिए, बात एक ही है। नोट कर लीजिए। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है आपका कैपेसिटर पर और चार्ज पर। यहाँ से इंडिकेट ये भी हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो वेरी लो होगा और उसका चार्ज क्या होगा, जब ये लो होगा तो ये हाई होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसकी एनर्जी जो भी रहेगी पूरा बाउंडेड रहेगी। अगर C की वैल्यू रख देंगे, इसके पहले जो निकाले थे C बराबर 4πε0r, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल U बराबर हो जाएगा आपका Q²/8 8πε0r। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए उसी में आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
जो प्लेट है पैरेलल है उसका कैपेसिटर हमको फाइंड आउट करना है। देखिए मान लेते हैं कि दो प्लेट हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर क्या है माइनस क्यू। दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखे हुए हैं। पहले प्लेट की एरिया मान लेते हैं A1 एक का, दूसरे का एरिया क्या कर देते हैं A2, और इनका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। दोनों प्लेटों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका जो एरिया होगा दोनों प्लेटों का एरिया सेम है, A1 A2 बराबर A, मतलब दोनों प्लेट का जो एरिया है क्या है सेम है। ठीक है, एक प्लस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे होगा E1, एक नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा टुवार्ड्स होगा, ये E2 होगा। और इसका जो मीडियम है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम साइलेंट जीरो है। तब क्या करते हैं प्लस चले को माइनस की दोनों प्लेटों का जो एरिया है डी, दोनों प्लेट एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों प्लेटों का जो एरिया सेम है, और इनका जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है Q/A है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि जो प्लेट का डिस्टेंस होगा वो एरिया के उससे कंपेरिजन में एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्लेट जो है दोनों से बहुत सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इसका कंडीशन जो एरिया होगा दोनों प्लेटों का वो डिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या होगा ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन है कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल है दोनों का क्या होगा एरिया सेम होगा। तो इसमें पहला कंडीशन जो वही बताया है, प्लेटों का एरिया जो A1 A2 बराबर A। दूसरा कंडीशन जो प्लेटों का जो डिस्टेंस एरिया है वो डिस्टेंस से कंपेरिजन में क्या है बहुत ज़्यादा है। तब इनका जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू हो जाएगा Q/डेल्टा V, जहाँ Q आपका क्या है चार्ज है और डेल्टा भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, मतलब डेल्टा भी जो दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा होगा। अब देखिए पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था एक फार्मूला E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लेटों के लिए E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। याद आया फर्स्ट चैप्टर में था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा की वैल्यू जो है Q/A। तो पहले प्लेट के लिए होगा सेम, सिमिलरली सेकेंड प्लेट के लिए भी E2 बराबर क्या होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। अगर जो इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका सिग्मा/एप्सिलॉन 0, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखिए ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की वैल्यू अगर रख देंगे, इसमें सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके प्रीवियस चैप्टर में था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नहीं इसी में था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस डेल्टा V बराबर E/D, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है D उनके बीच की डिस्टेंस होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर E/D। तो यहाँ से E का मान निकाल लिए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, डेल्टा V इज इक्वल टू E की वैल्यू यही है
Q अपॉन की A एप्सिलॉन 0 D। डेल्टा V का मान निकल गया तो कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन डेल्टा V। Q अपॉन डेल्टा V की वैल्यू Q अपॉन की A एप्सिलॉन 0 इंटू D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा C A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो यहाँ से ये जो कैपेसिटर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, C प्रोपोर्शनल A, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर, और C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन D। तो इस तरह से जो कैपेसिटेंस है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, एरिया पर, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। परमिटिविटी आपका डिपेंड करेगा मीडियम, कौन सा मीडियम है, और डिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी आपका बढ़ेगा कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब दूरी बहुत छोटा ही रहना चाहिए, बहुत स्मॉल। दूरी कम होगा तभी ये वेरी करेगा, मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। C प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एरिया पर डायरेक्टली डिपेंड है, एरिया जैसे बढ़ेगा कैपेसिटर चेंज बढ़ेगा। C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन 0 मतलब मीडियम पर डिपेंड करेगा। C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन D मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अगला टॉपिक उसी में है कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंबाइन करना है। तो पहला इसमें है आपका सीरीज में। कैपेसिटर को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं। देखिए ये आपका प्लेट है, इसमें आपका पोटेंशियल V है, आपका 0। इसका टोटल पोटेंशियल आपका V है। देखिए तीन प्लेट कंबाइन किए, 1 2 3। क्या किए हैं कि अगर देखिए यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस अगर ले जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल तो V आएगा। अब यहाँ जो पोटेंशियल है यही पोटेंशियल जाके 3 पार्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर पहले प्लेट पर चार्ज अगर देखा जाएगा तो पहली प्लेट पर चार्ज हम Q लेंगे, दूसरा प्लेट क्या होगा उसके अपोजिट, इस पर चार्ज आपका -Q, ठीक इसी तरह इस पर +Q, इस पर -Q, इस पर +Q, इस पर -Q। अब ये पोटेंशियल यहाँ V सप्लाई कर रहे हैं और यही V क्या है, 3 पार्ट में बढ़ रहा है। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाएगा तो जो सीरीज है आपका, सीरीज में पूरा सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और जो पोटेंशियल होगा वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप लिखेंगे क्या, लेंगे कैपेसिटेंस C1 C2 C3, charge distributed is same and the potential V is distributed in 3 parts। तो इसमें पहला कंडीशन है Q is same, दूसरा कंडीशन है Q is same each कैपेसिटर, मतलब हर कैपेसिटर पे Q का मान सेम होगा। सेकेंड कंडीशन है कि इसके लिए C बराबर हो जाएगा Q/V। दूसरा कंडीशन की जो कैपेसिटेंस है आपका V, इसमें डिफरेंस होगा, वोल्टेज V इज डिफरेंट।
जब V डिफरेंस होगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई C। इस डेफिनेशन से अगर V1 की वैल्यू निकालेंगे, V1 के लिए निकालेंगे तो Q अपॉन के C1, और V2 के लिए निकालेंगे तो Q अपॉन के C2, और V3 के लिए निकालेंगे तो V3 इज इक्वल टू Q अपॉन के C3, क्योंकि इसका कैपेसिटर क्या है, डिफरेंट है। जब वोल्ट V चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, चेंज है, और चार्ज क्या है, हर जगह सेम है। जो V है यही आपका डिस्ट्रीब्यूट है क्या, थ्री पार्ट में। इफ द टोटल पोटेंशियल इज V, देन V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, थ्री पार्ट में। अब मान लेते हैं इसके थ्रू एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, ये आपका सेम वही चीज है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, V0 V, इसमें जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C है, वोल्टेज इसका V है। तो यहाँ से जो इसकी वोल्टेज आपके वैल्यू आएगी, वोल्टेज V इज इक्वल टू Q अपॉन के CE, क्योंकि C की जो वैल्यू है इक्विवेलेंट है। सबकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर स्टार फ्रॉम इक्वेशन स्टार V है, V की वैल्यू V1 V2 V3 वैल्यू सबकी वैल्यू क्या करेंगे, स्टार में पुट करेंगे, रख दीजिए। तो हो जाएगा Q अपॉन के CE इज इक्वल टू, उधर क्या होगा Q अपॉन के C1 प्लस Q अपॉन के C2 प्लस Q अपॉन के C3। तो यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो Q अपॉन के CE इज इक्वल टू, Q बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, जो C की वैल्यू C इक्विवेलेंट हो जाएगी इज इक्वल टू C1 C2 C3। तो इस तरह से जो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन C इज इक्वल टू C1 C2 C3। अगर रजिस्टर्ड की बात किया जाएगा तो रजिस्टर्ड में आपका पैरेलल का होता है, लेकिन कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, आपका सीरीज में हो जाएगा। तो यही दोनों में अंदर, जो उसका पैरेलल होगा वो इसका सीरीज का हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद इसमें पैरेलल का बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा है पैरेलल। पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए इसमें आपका पहले में Q1 चार्ज, दूसरे में Q2 चार्ज, तीसरे में Q3 चार्ज। सेम वही चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों प्लेट पर एक पर अपोजिट, एक पर प्लस चार्ज रहेगा तो एक पर माइनस, एक पर अपोजिट रहेगा उसका। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 C2 C3, यहाँ पर जो V वोल्टेज यहाँ सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से जाएगा
यह यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से आने के बाद 3 पार्ट में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर सेम हो जाएगा, बस यहाँ पर बदलेगा आपका चार्ज बदलेगा। तो इसके लिए लिखेंगे लेटेस्ट सर्किट कंटेनिंग ऑफ कैपेसिटर C1 C2 C3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ each capacitor Q1 Q2 Q3 respectively and potential V is all capacitor is same. If Q is total charge then distributed charge Q बराबर Q1 plus Q2 plus Q3। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या हो जाएगा आपका कि जो पोटेंशियल इज सेम। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि Q इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, Q इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर इफ टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड in 3 कैपेसिटर्स। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए यहाँ से अगर Q1 की वैल्यू निकालेंगे सर्किट से, देखिए Q1 इज इक्वल टू क्या होगा C1V, Q2 की वैल्यू हो जाएगा C2V, Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3V, क्योंकि पोटेंशियल V हर जगह सेम है। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। इस फार्मूले से इसकी वैल्यू Q1 C1 Q2 C2 Q3 C3, V हर जगह सेम है, पोटेंशियल मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। चेंज आपका हो रहा है चार्ज और कैपेसिटर। अब इसके थ्रू एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये V हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा V, इसका इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस CE, चार्ज प्लस माइनस और टोटल चार्ज इसका Q है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा CEV, पोटेंशियल अगर इसका V है तो Q1 Q2 Q3 सबका मान कहाँ पर रखेंगे, क्वेश्चन नंबर स्टार रख के बताइए। तो सबकी वैल्यू कर दीजिए पुट Q1 Q2 Q3 Q ऑन पुटिंग इक्वेशन स्टार। देन आप लिखेंगे Q1 Q2 एंड Q3 ऑन दिस वैल्यू पुटिंग दिस इक्वेशन स्टार। देन वी हैव, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो हो जाएगा आपका CEV बराबर C1V C2V C3V। V आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा CV इज इक्वल टू C1 C2 C3। इस तरह से अगर कैपेसिटर आपका पैरेलल है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी C बराबर इक्विवेलेंट C, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कंडीशन में C1 C2 C3, ये आपका कंबाइनेशन कैपेसिटर के लिए पैरेलल कंडीशन में हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अब इसके न्यूमेरिकल भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए तो बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटर। इसमें 12 वोल्ट आपका दिया जा रहा है पोटेंशियल, 12 वोल्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दूसरा पूछ रहा है चार्ज।
ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, इक्विवेलेंट की कंडीशन के लिए यही फार्मूला लगेगा। सीरीज में है, देखिए जब सीरीज में है तो आपको बताया गया था क्या फार्मूला पहले के लिए। जब सीरीज में है आपका तो इसके लिए फार्मूला अभी बताए थे आपको, ये नोट हो गया ना। तो सीरीज के लिए पहला के लिए क्या करेंगे, सीरीज में है तो 1/CE क्या हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। तो इक्विवेलेंट कंडीशन के लिए CE 1/6 + 1/3। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 3/6। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या 1/2। तो 1/CE होगा, CE की वैल्यू हो जाएगी आपका 2। इक्विवेलेंट सर्किट की कंडीशन के लिए जो इक्विवेलेंट उसका कैपेसिटेंस होगा 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए 2 माइक्रोफैरेड। अब दूसरा के लिए देखिए, हमको चार्ज निकालना है। चार्ज के लिए फार्मूला Q बराबर क्या हो जाएगा CE इंटू भी Q = 2 इंटू 12 = 24 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से जो वोल्टेज होगा हर जगह क्या हो जाएगा, चार्ज हर जगह सेम रहेगा। इसके पहले वाले में सीरीज में बताया गया था ना, चार्ज हर जगह सेम रहता है, तो वही चार्ज हर जगह सेम रहेगा। नोट कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका, और 3 4 जो भी जोड़ सकता है इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी और करिएगा, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मैं इस लेक्चर को इसी पर क्लोज करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।